लू जोंग और यांग में का एक और न्यू ड्रामा मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। काफ़ी कहानी रोमांटिक है। ये इस ड्रामा का पार्ट 1 है। इस नई कहानी के शुरुआत में हम लोग जियांग को देखते हैं, जो कि एक कॉलेज गर्ल है और फिलहाल अपने दोस्तों के साथ ऐसे बिना मर्जी के भी क्लब में पार्टी करने के लिए आई हुई है। वहाँ पर उसका एक क्लास का बंदा जो कि जियांग के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश कर रहा था और जियांग उसे भाव नहीं दे रही थी। वो नोटिस करता है कि जियांग यहाँ पर अल्कोहल को अवॉइड कर रही है, तो वो उसके लिए ऐसे नॉर्मल ड्रिंक को टैम्पर्ड कर देता है। जियांग इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाती है। वेटर जाकर के वहाँ पर ड्रिंक ऑफर करता है तो वो नॉर्मल ड्रिंक उठा करके पीने लगती है, क्योंकि उसे अल्कोहल यहाँ पर नहीं लेना था। वो जैसे ही यहाँ पर ड्रिंक करती है, थोड़े समय के लिए तो चीज़ें नॉर्मल थी। तभी वो बंदा यहाँ पर जियांग से बात करने के लिए आता है और कहता है कि मैंने ये पूरा क्लब तो तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए बुक किया है। एक्चुअली मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं कब से तुम्हें बात बताना चाह रहा था। जियांग कहती है कि देखो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ और मुझे जाने दो। लेकिन वो बंदा यहाँ पर बदतमीजी पर उतर गया था। वो जियांग को कहता है, इतना क्या भाव खा रही हो? मुझे पता है तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें प्यार नहीं करते हैं। तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हो, क्यों नहीं तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती हो। टाइम पास गर्लफ्रेंड ही सही, लेकिन मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ। अब यहाँ पर जियांग उसे कहती है, क्या तुमने मुझे इन्वेस्टिगेट किया? तो वो बंदा कहता है, अपनी होने वाली फ्यूचर गर्लफ्रेंड के बारे में जाना इन्वेस्टिगेशन थोड़ी होता है। जियांग उस पर गुस्सा करके उसे जाने देने के लिए कहती है, तो वो बंदा जियांग को जाने नहीं दे रहा था। तब तक वो दवा जियांग पर असर करना स्टार्ट कर देता है। जियांग समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है। वो उस बंदे को कहती है, देखो अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मुझे जाने दो। लेकिन ये कोई यहाँ पर हीरो तो था नहीं, विलन था। जियांग खुद को सेव करने के लिए उस बंदे के ऊपर ऐसे पॉइंट फेंकती है। थोड़ी देर के लिए वो उसका हाथ छोड़ता है तो जियांग जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर निकलती है। तब तक वो बंदा उसके पीछे पीछे उसे फॉलो करते हुए जा रहा था। बाहर ऐसे स्नोफॉल हो रहा होता है जहाँ पर कि जियांग टैक्सी रोकने का कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी टैक्सी रुक नहीं रही थी। सामने उसे एक बंदा दिखता है जो कि स्मोक कर रहा था। जियांग के पीछे जो बंदा पड़ा था उसे तो ये स्ट्रेंजर ही उसे सेफ लग रहा होता है। वो उस बंदे के पास जाती है और उसका हेल्प करने के लिए कहती है। तब तक ये बदमाश बंदा ऐसे जियांग के पीछे पीछे आ रहा था। जियांग उस नए स्ट्रेंजर की तरफ आगे बढ़ रही थी। वो नशे में थी, वो उस बंदे को पहचान नहीं पाती है कि वो कौन है। वो बस खुद को सेव करना चाहती थी। नशे में होने की वजह से वो सही से चल भी नहीं पा रही थी और विन के पास जाकर के ऐसे गिरने लगती है। तो विन उसे यहाँ पर आकर के संभाल लेता है और फिर जब वो बंदा ऐसे विन को देखता है तो वो घबरा जाता है, क्योंकि विन को वो जानता था कि वो बहुत ही पावरफुल है। वेन को देखते ही वो वहाँ से फरार हो जाता है। जियांग को देखते ही वेन तो पहचान जाता है और वो यहाँ पर उस बंदे लोगों को, अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को, उसे वहाँ से लेकर के जाने के लिए बोलता है। फिर वो यहाँ पर जियांग को प्रोटेक्ट करते हुए वहाँ से अपने घर लेकर के जाता है। मौसम बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब था। जियांग यहाँ पर बाहर ऐसे स्नोफॉल देख रही होती है। विन जानता था कि जियांग को वो लव ड्रग दे दिया गया है, जिस वजह से कि उसके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और अगर जियांग को डिटॉक्सिफाई नहीं किया गया तो फिर पंगे उसके लिए बढ़ सकते हैं। इस वजह से वो जियांग का हेल्प करने का डिसाइड करता है। आगे बढ़ के वो जियांग को कहता है कि डोंट वरी, वो है उसके पास यहाँ पर। और फिर वो जियांग को किस करता है। दोनों ही एक दूसरे को यहाँ पर किस करने लगते हैं। अब जियांग अब तक विन को नहीं पहचान पाती है, लेकिन विन यहाँ पर क्या एक्चुअल में सिर्फ जियांग की हेल्प कर रहा था या फिर इसके पीछे उसकी कोई और फीलिंग है, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। अगला मॉर्निंग आता है। जियांग जब जगती है तो उसे फ्लैशबैक में कल रात उसने जो किया उसे ये सारी बातें याद आ रही थी। अब वो सोच रही होती है कि क्या वो सही सोच रही है। इट मीन्स कल रात वो जिस इंसान के साथ थी वो कोई और नहीं, उसका बेस्टी का अंकल था। वो रेडी वेडी होकर के कमरे से निकल रही थी, तभी दूसरी साइड से वेन भी जियांग के कमरे में आ रहा होता है। वो उसे देख करके कंफर्म हो जाती है कि ये बंदा कोई और नहीं वेन है, जो कि इस कहानी का हीरो है हमारे लिए। लेकिन इस स्टोरी में वो जियांग के बेस्टी का अंकल है। जियांग उससे पहले भी एक दो बार मिल चुकी है, इसी वजह से वो उसे पहचानती थी। लेकिन कल वैसे सिचुएशन में होने की वजह से वो यहाँ पर वेन को पहचान नहीं पाई थी। अब वो वेन के सामने काफ़ी ऑकवर्ड थी। कल रात के बारे में वेन यहाँ पर कुछ बात करना चाह रहा था, तो जियांग उसे कहती है कि एक्चुअल में कल रात उसकी जान बचाने के लिए वो वेन की बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार है। लेकिन कल जो भी हुआ वो बहुत ही नशे में थी और वो बस एक मिस्टेक था।
अब वो ऐसा कह रही थी ताकि वेन को बुरा ना लगे और उसे ऐसा ना लगे कि उसने वेन का फ़ायदा उठाया है। अभी यहाँ पर वेन सोच रहा होता है कि जियांग इस तरीके से क्यों बिहेव कर रही है। जियांग उसे कहती है कि कल जो भी हुआ बेहतर होगा कि हम वो सारी चीज़ें यहाँ पर भूल जाएं। वेन भी जियांग का बात मानने के लिए हाँ मिला देता है और उसे थैंक्स बोल करके वहाँ से निकल जाती है। हालांकि वेन उसे घर छोड़ना चाह रहा था, लेकिन जियांग कहती है कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर खुद ही चली जाऊँगी, डोंट वरी, मैं आपकी कज़न सिस्टर को ये बातें नहीं बताने वाली। वेन तो बस उसे देखे जा रहे थे कि क्या कर रही है। इधर जियांग अपने पार्ट टाइम जॉब पर जाती है जहाँ पर कि कल रात जो कुछ हो वो उसी बारे में सोच रही थी। तभी उसकी बेस्टी से मिलने के लिए आ जाती है। जियांग उसे देख करके बहुत ही खुश थी। वो उसे पूछ रही थी कि वो इतना पहले क्या कर रही है, तो उसकी बेस्टी से कहती है कि आज उसके अंकल का बर्थडे है और वो उसे पार्टी देने के लिए यहाँ पर आई हुई है। जियांग को याद आता कि वेन ने उसका जान बचाया था तो उसे थैंक्स तो बोलना पड़ेगा ना। तो वो अपनी बेस्टी से पूछ रही थी, अच्छा तुम्हारे अंकल का बर्थडे है ना, कल रात एक्चुअल में पार्टी में इस तरीके से वो बदमाश इंसान मुझे परेशान कर रहा था तो तुम्हारे अंकल ने ही मेरा हेल्प किया था। थैंक्स बोलने के तौर पर मैं भी उन्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ, तो मैं महंगी चीज़ें तो दे नहीं सकती, तुम उनके बारे में कुछ उनकी पसंद नापसंद बताओ। तो उसकी बेइज्जती कहती है मैं क्या बताऊँ, मैंने अपने अंकल को कभी किसी को ज़्यादा केयर करते हुए नहीं देखा है, तुम कुछ भी उन्हें दे दो क्या फ़र्क पड़ता है। जियांग यहाँ पर अपना वो बना रही थी कुकी, तो उसे ध्यान आता है कि वो उसके अंकल को कुकी गिफ्ट कर सकती है, वैसे भी कोई महंगी चीज़ है तो वो उसे दे नहीं सकती। तो इस बात पर उसकी बेस्टी एग्री कर जाती है और कहती है कि डोंट वरी, मेरे अंकल तक मैं ये गिफ्ट ज़रूर ही पहुंचा दूंगी। जियांग सिर्फ उसे इतना बताई थी कि इस तरीके से वेन ने उसका हेल्प किया था, किस तरीके से हेल्प किया था, ये बातें तो वो कभी अपनी बेस्टी को बोलने नहीं वाली है। जो वो अभी रिसेंट कुकी बना रही थी वो अपनी बेस्टी को वो दे देती है। उसकी बेस्टी के कुकी लेकर के जाने के बाद उसे उसके डैड का कॉल आता है। वो कह रहे थे कि तुम्हारा भाई क्लब में है और वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक है, इससे पहले कि उसकी लड़ाई कुछ बदमाश लोगों से हो जाए वो जाकर के उसे क्लब से ले आया। जियांग कहती है कि वो लड़की है, क्या उसका ऐसे क्लब में जाना अकेले सही होगा। उसके फादर कहते हैं तुम्हें जाकर के मेरे बेटे को लेकर के आना ही पड़ेगा। जियांग यहाँ पर परेशान हो जाती है, बट उसे ये करना था। दूसरी तरफ हम लोग वेन को देखते हैं, वो भी उसी क्लब में गया हुआ था। उसकी कज़न सिस्टर ने कुछ दोस्तों वगैरह को बुलाया हुआ था वेन का बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए। वेन वहाँ पर जाते हैं तो सब उसे बुला करके ऐसे बैठा रहे थे और जियांग किस फ्रेंड कहती है कि ये तुम्हें भूख लगी होगी, क्या तुम ये स्वीट कुकी खाना चाहोगे। उसका दोस्त कहते हैं तुमने कभी से स्वीट बिस्किट्स खाते हुए देख लिया, ये तो हमेशा ही कोल्ड रहता है, तो कोल्ड कॉफ़ी ही पीता है, सॉरी ब्लैक कॉफ़ी ही पीता है। इस बात पर यहाँ पर वो नहीं ले रहा था। तो उसकी बेस्टी कहती है एक्चुअल में मेरी फ्रेंड आपको जियांग तो याद ही होगी ना, वही तो मेरी इकलौती फ्रेंड है, कल रात आपने उसका हेल्प किया था ना, तो वो ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए उसने आपके लिए अपने हाथों से कुकी बनाया था। उसने मुझे पर्सनली आपको ये डिलीवर करने के लिए बोला है, तो क्या आप ये कुकी लेना चाहोगे या फिर मैं वापस लेकर के जाऊँ। अब वेन सोच रहा होता है कि जियांग ने यहाँ पर उसे अपने हाथों से बनाया तो फिर उसे वो कुकी ले लेना चाहिए। मुझे तब ये फील दे रहा है कि वेन कहीं ना कहीं जियांग को पहले से ही पसंद करता था या फिर वो फर्स्ट नाइट से ही उसे पसंद करने लगा था, तो उसके हाथ से वो कुकी लेकर के खा लेता है। तभी उसकी नज़र जियांग पर पड़ती है जो कि उसी क्लब में अपने भाई को लेने के लिए आई हुई थी। तो वेन उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जियांग बगल वाले बॉक्स में गई हुई थी, वहाँ पर उसके भाई के दोस्त लोग थे। जियांग अपने भाई को कहती है कि अगर वो 10 मिनट में यहाँ से नहीं चला तो वो पुलिस को कॉल कर देगी। उसका भाई जियांग को और ज़्यादा परेशान कर रहा था। उसके दोस्त लोग यहाँ पर जियांग को ड्रिंक करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि अगर जियांग यहाँ पर ड्रिंक करती है तो फिर वो उन्हें वहाँ से जाने दे देगा, लेकिन जियांग को ड्रिंक नहीं करना था, इस वजह से वो मना कर रही थी। मना करने पर उसके दोस्त लोग यहाँ पर जियांग को परेशान करने लगते हैं। जियांग कहती है तो ठीक है, तुम लोग अगर नहीं सुधर रहे तो मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। तभी वहाँ पर जियांग के भाई के दोस्त में से एक लड़का उठता है और वह गुस्से में पुलिस का नाम आते ही बोतल लेकर के जियांग के ऊपर मारने के लिए आता है। और तभी वेन आकर के जियांग को ऐसे कवर अप कर लेता है और उसे सेव कर लेता है। चोट उसे नहीं लगती, वेन को लगती है। वो जियांग से पूछता है कि वो ठीक तो है ना, चोट उसे तो नहीं लगी। जियांग कहती है हाँ ठीक है, बस पैर में उसके छोटा सा स्क्रैच आया था।
वैन यहाँ पर जियांग को आकर के प्रोटेक्ट कर रहा है। ये देख कर के सारे लड़के घबरा जाते हैं क्योंकि वो लोग वैन को जानते थे। वो लोग उसे माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन जिस लड़के ने ऐसे जियांग के ऊपर बोतल फोड़ने की गलती की थी, वैन उसे तो जाने नहीं देने वाला था। बाकी लड़कों को वो वहाँ से खिसक लेने के लिए बोलता है और फिर उसकी वैसे ही पिटाई की जाती है जैसा कि जियांग को वो पनिश करना चाह रहा था। उसका भाई डर के मारे वहाँ से निकल लेता है और दोबारा तो वो ऐसा कुछ करने नहीं वाला था। जियांग वापस उसे थैंक्स बोलती है, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ बोल पाती, वैन जियांग को उठा के वहाँ से लेके जा रहा था। जियांग कहती है क्या वो खुद भी चल सकती है। वैन कहता है तुम्हारे पैर में चोट लगा है। ऐसा कहते हुए वो जियांग को अपने साथ कार में लेकर के जाता है। वैसे कहता है कि वो इतनी रात को क्लब में क्या कर रही थी। इस बात पर जियांग कहती है एक्चुअल में मेरे डैड ने कहा था मेरे भाई को क्लब से लेकर के आने के लिए। वैन कहता है लगता है कि तुम्हारे पेरेंट तुमसे प्यार नहीं करते, इसी वजह से उन्होंने तुम्हें इतनी रात को अकेले क्लब में भेजा है। साथ ही में वो जियांग के पैर में से फोर्स टाइट भी कर रहा था क्योंकि उसे वहाँ पर चोट लगा था। जियांग कहती हाँ, ज़रूरी तो नहीं कि सबके पेरेंट उसे प्यार ही करें। वो अपने आंसुओं को छुपा रही थी। वो वैन के सामने रोना नहीं चाह रही थी। वैन उसे कहता है कि तुम्हें मेरे सामने चीज़ों को प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो रो सकती हो। जियांग यहाँ पर अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए उसे कहती है कि सारे रोने वाले बच्चे को कैंडी मिले ज़रूरी तो नहीं, इट मीन्स कि सारे रोने वाले इंसान को कोई प्यार करने वाला मिले जो कि उसकी प्रॉब्लम को समझ सके, ज़रूरी तो नहीं। इसी वजह से जियांग यहाँ पर अपनी फीलिंग और अपनी प्रॉब्लम्स किसी को नहीं दिखाती थी। जब जियांग ऐसे रो रही थी तो उसके आंसू वैन के हाथ पर गिर रहे थे और ये देख कर के वैन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और जियांग को कहता है तुम खुद को इतनी स्ट्रॉन्ग सबके सामने क्यों दिखाती हो। जियांग कहती है तो क्या करूँ मैं, कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो कि मुझसे प्यार करता हो और मैं अकेले सर्वाइव करना, अकेले जीना सीख रही हूँ। ये बातें सुन करके वैन कार रोकने के लिए बोलता है और वो एक्चुअल में यहाँ पर जियांग के लिए ऐसे कैंडी बाई करके लेकर के आता है और उसे अपने हाथों से खिलाता है। कहता है कि डोंट वरी, तुम्हें आज से कैंडी मिलेगी, मैं तुम्हें दूंगा। जियांग ये देख करके इमोशनल होने लगती है कि वैन उसकी लाइफ में इतना मैटर करता है। वो उससे कहती है कि तुमने आज तक मेरा 2 बार ऐसे हेल्प किया, मेरा जान बचाया, मेरे औकात में जो कुछ भी होगा तुम मांगो, मैं बदले में तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। कुछ देर सोचने के बाद वैन उससे पूछता है कि क्या सच में मैं कुछ भी डिमांड कर सकता हूँ। जियांग कहती हाँ। फिर वो कहते ठीक है, वो सोच के बताएगा। जियांग का यहाँ पर कॉलेज आ जाता है। वो वैन को जाने से पहले थोड़ा सा चॉकलेट देती है और फिर उतर करके चली जाती है। उसका सेक्रेटरी सोच रहा था कि वैन को सच में जियांग से प्यार हो गया है क्योंकि वो उसका दिया हुआ कैंडी खा रहा था। दूसरी तरफ वैन जब क्लब पहुंचता है तो उसके फ्रेंड भी वैन से यही बातें कर रहे थे कि लगता है कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया है, तुम बड़ा आजकल खोए खोए से रहते हो। लेकिन वैन जियांग को पसंद करता है, ये बात वो कभी किसी को नहीं बताता है। उसने जियांग से अपना नंबर शेयर किया था और बोला था कि उसे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। दूसरे सीन में हम लोग जियांग को अपने कॉलेज में जाते हुए देखते हैं। कॉलेज की छुट्टियाँ होने वाली थी जहाँ पर उसका सीनियर उसे कहता है तो वो इस बार छुट्टियों में कहाँ जा रही है। जियांग मोस्टली अपने कॉलेज में ही रहती थी क्योंकि घर पे कोई उसे प्यार नहीं करता था, तो वो लोगों को भी डिस्टर्ब करने के लिए घर पे जाना नहीं चाहती थी। सीनियर उसे बताता है कि एक्चुअल में अभी रिनोवेशन हॉस्टल का चलने वाला है तो सारी लड़कियों को टेम्पररी निकाल दिया गया है, फिर जब कॉलेज स्टार्ट होगा तो उन्हें उनका रूम दे दिया जाएगा। तो जियांग को भी कहीं जाना पड़ेगा। जियांग उसे कहती है उसके पास जाने के लिए कहीं जगह नहीं है। उसका सीनियर उसे कहता है तो फिर ठीक है, वो उसे पास में ही कॉलेज के एक रूम दिला सकता है। उसके आसपास बहुत सी लड़कियों ने ऐसे रूम लिया हुआ है, तो जियांग उसके साथ जाती है जहाँ पर कि वो फ्लैट में रूम उसे पसंद आता है। वो और भी शेयरिंग में थी, दूसरी लड़कियाँ दूसरे कमरों में थी। वो सीनियर को थैंक्स बोलती है इतना अर्जेंट में उसे ये रूम दिलाने के लिए। फिर वो कहती है कि वो उसे लंच पर लेके जाना चाहती है थैंक्स बोलने के लिए। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग शाम में मिलेंगे। वो चला जाता है, उसकी फ्रेंड उसे मैसेज करती है तो जियांग उसे बताती है कि उसके सीनियर ने इस तरीके से उसका हेल्प किया और वो उसे अपने साथ लंच पर चलने के लिए बोल रही है। उसकी फ्रेंड काफ़ी खुश हो जाती है और उसे एंजॉय करने के लिए कह रही है, ये कहते हुए कि उसे ऐसे बॉयफ्रेंड वगैरह बना लेना चाहिए। वो तो बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के खुश हो रही थी। इधर ब्रेकफास्ट में जब वैन अपनी सिस्टर के साथ था तो वो उसे बातों बातों में कहती है कि एक्चुअल में आज ना जियांग इस तरीके से एक लड़के के साथ फर्स्ट टाइम डेट पर जा रही है और वो ना बहुत ही ज़्यादा वाला एक्साइटेड है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बातें सुन करके यहाँ पर वैन जेलस फील करने लगता है कि वो कैसे ऐसे किसी और के साथ डेट पर जा सकती है। अब ये बातें यहाँ पर जियांग की फ्रेंड को समझ में नहीं आती है कि एक्चुअल में इस तरीके से वो जो है
जेलस हो रहा है। वो तो अपना मस्त ब्रेकफास्ट कर रही होती है। शाम में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जियांग अपने सीनियर के साथ डिनर करने के लिए जाती है, और जब वो वहाँ पर जाती है तो वो डिनर करके लौटती है तो देखती है कि उसकी ओनर उसे घर से निकाल रही है। वो कहती है वो ये क्या कर रही है, तो ओनर कहती है वो यहाँ पर शिफ्ट हो रही है तो जियांग को खाली करना पड़ेगा। जियांग कहती है हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आप मुझे बिना नोटिस के नहीं निकाल सकती। तो वो कहती है मैं तुम्हें सुबह से कॉल मैसेजेस कर रही हूँ, तुम मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हो। तो जियांग कहती है कि वो बिजी थी, फिर भी वो उसके बिना पर्सनल रिप्लाई को उसे कैसे ऐसे निकाल सकती है। अब यहाँ पर ऑनर कहती है जो भी हो तुमने रिप्लाई नहीं दी, अब तुम्हें मेरा घर खाली करना पड़ेगा। जियांग बेचारी उसका हेल्प के लिए कोई नहीं था। वो अपना सामान पैक करती है और ऐसे ख़राब मौसम में बाहर निकल जाती है। बाहर जाकर के वो इमोशनल होकर के काफ़ी ज़्यादा सैडली सोच रही थी। उसके लाइफ में कोई नहीं है जो कि कभी उसे सपोर्ट करे, उसका हेल्प करे। उसके खुद के पेरेंट होने के बावजूद भी उसे सारा काम इस अकेली दुनिया में खुद करना पड़ता है। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है और कहती है वो कि वो चाहे तो अपने डैड से बात कर सकती है, वो उसे घर पर रख सकते हैं। लेकिन जियांग जानती थी कि इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है, इसी वजह से वो अपनी मॉम को मना करके फ़ोन रख देती है। बैटरी लो होने की वजह से उसका फ़ोन भी बंद हो जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा वाला इमोशनल होकर के यहाँ पर रोने लगती है। दूसरी तरफ वेन इतने लेट हो जाने के बावजूद भी जियांग के बारे में ही सोच रहा था। वो सोच रहा होता है कि क्या जियांग उतना ही कैजुअल दूसरे लड़कों के साथ भी है। वो अब तक आई नहीं, उसके सिस्टर ने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया, उसे जियांग की फ़िक्र हो रही थी। तभी इसकी सिस्टर आकर के कहती है कि क्या वो जियांग को ढूंढने में उसका हेल्प करेगी। वो एक्चुअल में उस लड़की के साथ डेट पर गई थी और उसके बाद से उसका नंबर ऑफ आ रहा है। जियांग ऐसा कभी करती नहीं है। ये बातें सुनकर के वेन काफ़ी परेशान हो जाता है। वो तुरंत ही अपने फ्रेंड लोगों को इन्फॉर्म करता है जियांग को ढूंढने के लिए और ख़ुद भी पर्सनली निकल जाता है बाहर। और इधर जियांग बाहर फ्लैशबैक में अकेली सोच होती है कि वो कहाँ जाए। उसके पास पैसे नहीं थे एक होटल में भी जाने के लिए। फ्लैशबैक में वो सोच रही थी कि उससे ना तो उसकी मॉम प्यार करती थी और ना ही उसका डैड यहाँ पर प्यार करता था। वो दोनों ही उसके जन्म के बाद हमेशा लड़ते रहते थे। तो फिर यहाँ पर शायद उसकी मॉम ने डाइवोर्स लेकर के किसी और से शादी कर लिया था, जिससे कि उनका ये भाई हुआ था और वो लोग सिर्फ उस भाई को इतना ज़्यादा प्यार करते थे। जियांग ने बचपन से आज तक हमेशा इन सिर्फ रिजेक्शन झेला है। वो कभी अपने पेरेंट्स से कोई भी उम्मीद नहीं कर सकती कि उनमें से कोई भी उनसे प्यार करेगा। आज तक हमेशा ही उसने अपनी वजह से अपने पेरेंट को लड़ते हुए ही देखा है। जिसके पेरेंट वैसे भी लड़ते हैं तो यहाँ पर कभी भी वो बच्चा का फ्यूचर आगे सही नहीं हो पाता। पेरेंट का प्यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। वो यही सब कुछ सोच रही थी, तभी वहाँ पर वेन आ जाता है। ड्रामा का पार्ट 1 हमारा यहाँ पर एंड कर दिया जाता है। कहानी में अगर आगे बने रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, तभी तो सेकंड पार्ट के नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी ना। कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। जल्दी से मिलते हैं हम लोग इस ड्रामा के सेकेंड पार्ट में।